देखो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आयन के बारे में पढ़े थे। आयन हम पिछले क्लास वाला रिवीजन करा है। आयन के बारे में पढ़े थे कितना, 3 तरह से होते हैं, धन आयन, ऋण आयन और उदासीन। धन आयन में होता था क्या, पॉजिटिव चार्ज होता था। धन आयन में पॉजिटिव चार्ज होता था। एक था ऋण आयन में नेगेटिव चार्ज होता था। और तीसरा था उदासीन, या इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक, न्यूट्रल, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद पढ़े थे क्या, आवेश। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के। धन आवेश, पिछला क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करा, धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश यानी कि प्लस चार्ज जिस पे होगा, और ऋण आवेश इसमें भी यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस पर होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं धारा शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो हेडिंग देंगे विद्युत धारा। हेडिंग देंगे विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब तो आवेश का प्रवाह होगा तो इसको प्रवाह कौन कराएगा, तो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वोल्टेज जिसको V से सूचित करते हैं। वोल्टेज जिसको धक्का देता है, किसे, आवेश को धक्का कौन देता है, वोल्टेज। और आवेश को रोकता कौन है, जैसे जिसको बोलते हैं प्रतिरोध तो धारा का विरोध करता है, सब लोग जानते हैं। प्रतिरोध धारा का विरोध करता है। धक्का कौन देता है आवेश को, तो वोल्ट यानी वोल्टेज। और धारा को रोकता कौन है, तो प्रतिरोध। तो आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा को किस चीज से सूचित करते हैं, आई से। इसका एसआई मात्रक एम्पियर। इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक का अर्थ हुआ इंटरनेशनल सिस्टम, जो सारे देश में लागू होते हैं। तुम इंग्लैंड में भी जाओगे तो एसआई मात्रक बोलोगे कि धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर ही बोलेगा। भारत में आओगे तो एम्पियर ही बोलेगा, नेपाल में जाओगे तो एम्पियर ही बोलेगा। तो एसआई मात्रक का अर्थ हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहने का अर्थ हुआ कि तू किसी भी देश में चले जाओ, मात्रक एक चीज का एक ही होगा। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में हम लोग मापते हैं। मापने के लिए तो हम लोग ग्राम में भी मापते हैं, लेकिन एसआई मात्रक होगा क्या, किलोग्राम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा की बात, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगी, एम्पियर। इसे किस चीज से सूचित करेंगे, आई या ए से। अब देखिए हम लोग इसमें बताएं कि आवेश की सतत प्रवाह की दर को, तो दर का अर्थ यहाँ पे हुआ क्या, टाइम पीरियड। ठीक, तो आवेश की सतत प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और इसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो आई से। तो आई बराबर क्या होगा, Q/T। तो आवेश की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी I = Q/T। और पिछले क्लास में हम बताए थे Q बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर N/T। इस पे आप लोग को न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, बोर्ड वाले एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ये नहीं कि 2 नंबर में आपको देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है इससे। तो ठीक है, तो हम लोग धारा किसे पढ़े, आवेशों की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिनको उतारना उतारे। तो उतार लिए। अगला हम देख रहे हैं क्या, तो अच्छा ये तो बता दिए कि एसआई मात्रक किसका, एम्पियर होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि। एम्पियर अच्छी, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि।
और यहाँ पे देख लीजिए आई इक्वल टू हम लोग क्या निकाले फॉर्मूला Q बाई टी। तो यहाँ से मान लिया हम लोग को Q निकालना हो, यहाँ से हम लोग I का निकाल लिए कि ऐसा मात्रक एम्पियर होगा। अगर हमारा यहाँ से Q का मात्रक पूछ दे कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, आवेश का ऐसा मात्रक या मात्रक ही बोल दे, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो आवेश का ऐसा मात्रक एक तो हम लोग जानते हैं कूलम, आवेश का ऐसा मात्रक एक हम लोग जानते हैं कूलम, और एक यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा Q इक्वल टू IT फॉर्मूला होगा। यानी कि आवेश का एक और ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, धारा ये और ये समय, तो एम्पियर घंटा भी इसको बोल सकते हैं। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर घंटा भी हो सकता है, एम्पियर घंटा भी हो सकता है आवेश का ऐसा मात्रक, या एम्पियर सेकंड भी हो सकता है, एम्पियर सेकंड भी हो सकता है। तो आवेश का ऐसा मतलब क्या क्या हो सकता है, एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड भी हो सकता है। आपको पूछ देंगे कि आवेश का ऐसा मात्रक है, कूलम नहीं देगा, मान लीजिए ये देगा, कुछ दो और दे देगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, क्या होगा, ऐसे करके पूछ देगा तो क्या होगा एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड, और एक बताए थे कूलम। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत के बारे में कि आवेश की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और इसे किस चीज से सूचित करते हैं, आई या ए से। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि कहने का अर्थ हुआ कि इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है, केवल परिमाण। ठीक, मैग्नीट्यूड। तो यह अदिश राशि है, यहाँ से हम ये भी बता दिए। और इसके बाद क्वेश्चन एक आता है बोर्ड के एग्जाम में कि आवेश के बारे में यहाँ पे तो हम बताएं। ठीक है, तो आवेश किसी पदार्थ में कैसे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, सोचने वाली बात है, किसी पदार्थ में आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है और वायर के द्वारा कैसे जाता है, कैसे आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, यानी कि किसी वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जब दो वस्तु को आपस में हम लोग रगड़ेंगे या घर्षण कराएंगे, घर्षण, देखिए आवेश उत्पन्न तीन विधि से, आवेश का स्थानांतरण तीन विधि से हम लोग कर सकते हैं, चालन, प्रेरण, पहला होगा घर्षण। ठीक है, चालन, प्रेरण और घर्षण, तीन विधि से हम लोग आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, तो हम लोग मेन पढ़ेंगे घर्षण के बारे में, मेन पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। तो किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब उसके बाद कंडीशन क्या होता है, तो आवेश कैसे उत्पन्न होगा, दोनों में तो बराबर है, तो आवेश उत्पन्न कैसे होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होती है तो वह वस्तु उदासीन होती है या न्यूट्रल अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में होती है। तो उसको फ्रिक्शन करवाते हैं, घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। तो घर्षण कराएंगे, दो वस्तु को हम लोग आपस में रगड़ेंगे तो आवेश का तो स्थानांतरण होगा ही। अब किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस वस्तु में जाएगी, या प्रोटॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन जाएगी, वो बात देखते हैं अब हम लोग। जब दो वस्तु को आपस में हम लोग घर्षण कराएंगे, देखिए मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है, यहाँ पर प्लस को दर्शाया गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को माइनस से। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि दो वस्तु को आपस में घर्षण करा दिए, दो वस्तु को आपस में हम लोग घर्षण करा दिए, तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में गया। ठीक है, मान लीजिए पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन इधर चल गया। ठीक, तो इसमें क्या घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गया। ठीक, और इसमें क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया। तो इसके तुलना में हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन इसमें ज्यादा है और दूसरा में प्रोटॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन के तुलना में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, जैसे पहले से यहाँ था क्या, 1 2 3 4 प्रोटॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो प्रोटॉन घट गया, पहले से बराबर था। तो
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला गया, जब जाने से क्या हुआ इसमें, तो पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन घट गया और प्रोटॉन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन की तुलना में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में घटा बढ़ा है, और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और प्रोटॉन घट गया, किसके तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु में कोई वस्तु उदासीन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जब हम लोग इनको घर्षण कराते हैं दो वस्तु को, तो क्या होता है, तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है, जिससे पहली में इलेक्ट्रॉन घट जाता है और दूसरा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में। फिर प्रोटॉन इसमें बढ़ जाता है और इसमें प्रोटॉन घट जाता है। ठीक है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो इस पर तो आवेश उत्पन्न होगा ही। तो आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण यही था, आवेशों का स्थानांतरण ही आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है। और किसी वस्तु में कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज लेगा, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यह हम पिछले क्लास में बताए हुए कि कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही सोचो ना कि किसी के पास ज्यादा होगा तब तो वो देगा, ठीक, तो ज्यादा होगा यानी पॉजिटिव होगा, और कोई ग्रहण करेगा यानी क्या, उसके पास कम होगा तब तो बोल ले रहा होगा, तो कम है यानी कि माइनस है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। तो आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण हम लोग समझ गए। बाकी लिखना है तो अपने लैंग्वेज में तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो जिनको समझना है एक बार राउट नोट कर सकते हैं अपने भाषा में। देखिए हम लोग यहाँ पढ़े क्या, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यानी धारा पढ़े तो उसके बाद आती है एक क्वेश्चन आती है कि 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं। 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है 1 एम्पियर ठीक है, तो 1 एम्पियर कहने का अर्थ आप लोग को यहाँ से क्या लग रहा है कि धारा का मान 1 होगा, आई का मान 1 एम्पियर होगा, यही ना। तो आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि उसमें क्या होता है, आवेशों की सतत प्रवाह की दर को हम लोग धारा बोल रहे थे, लेकिन 1 एम्पियर की परिभाषा वही होगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि पर सेकेंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो वही कहलाएगी 1 एम्पियर। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जब किसी चालक पदार्थ से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं, क्या, जब किसी चालक तार से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर की धारा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर की धारा बोलते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या, I = Q/T से, I = Q/T से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, 1 एम्पियर की धारा। जिनको उतारना वो उतार सकते हैं। 1 एम्पियर की धारा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, और इसमें भी आपको लिखना होगा कैसी राशि है उसके बारे में लिख दीजिएगा। ये भी अदिश राशि होगा, अदिश राशि ही होगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा वो भी आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 लाइन में आंसर इसका जाना चाहिए, और बोर्ड में लिखने का आपको तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4था नंबर क्वेश्चन है, एक तरह से एग्जाम का बोर्ड क्वेश्चन का 4था नंबर है, यहाँ लिखेंगे 4था क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, और नीचे से लिखेंगे इसका आंसर, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक। और यहाँ चौथाई छोड़ना होता है दोनों तरफ से, और चौथाई छोड़कर अगर आप बराबर में लिखिएगा ना, बराबर में, तो बहुत सुंदर लगेगा, जिससे एग्जामिनर आपका लाइन कम होगा और कम वर्ड लिखिएगा और लाइन ज्यादा ले लेगा, तो उसमें भी आपको लगेगा कि नहीं बहुत लिख दिया, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो नंबर गेन करने का ये सब तरीका होता है।
तो 1 एम्पियर की धारा के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहां से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 1 एम्पियर की धारा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n, हम लोग से n का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे, I = Q/T पढ़े थे, और Q में ही था क्या, Ne। तो हमको क्या था, 1 एम्पियर की धारा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो यानी कि n पूछा है, तो इसके बारे में हम लोग को पता होगा। 1 एम्पियर की धारा में समय कितना होता है, 1 सेकेंड। 1 एम्पियर दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा वो भी हमको पता है, तो हम लोग को आसानी से n निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे I = 1 एम्पियर, t कितना समय दिया है, यहाँ पे दिया नहीं है। देखिए आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि 1 एम्पियर की धारा में क्या होगा, 1 कूलम आवेश होगा, और कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक, तो यहाँ पे n पूछा है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। माइनस में होता है लेकिन माइनस लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज और देख लीजिए, धारा की प्रवाह की दिशा में, जिधर धारा की प्रवाह की दिशा होगी उधर ही प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा उसके विपरीत में होगी, और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत में प्रवाह होगा। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे अरेंज हो जाता है कि प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी हमको याद आ गया, नेक्स्ट आगे भी आएगा, लेकिन हमको अभी याद आ गया तो यहाँ समझा देते हैं कि प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, किसी वस्तु में प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। आखिर तो कोई कंडीशन होगा उसका उत्पन्न होने का। तो देखिए धारा जिस दिशा में प्रवाह होती है, प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा उधर ही होती है, और उसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, तो ये दोनों के बीच टक्कर होता है। ठीक, ये दोनों के बीच टक्कर होता है, तो टक्कर होता है तो कुछ ऊर्जा निकलेगा ही, एनर्जी निकलेगा ही, तो वही एनर्जी जो होता है वही एनर्जी धारा का विरोध करने लगता है, वही एनर्जी धारा का विरोध करने लगता है। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और धारा के जो बीच टकराव होता है, अपोजिट साइड से आ रहा है दोनों, एक ही रास्ता है दोनों का, तो टकराना तो आवश्यक है, और दोनों टकराएगा तो क्या ऊर्जा निकलेगा, उष्मा निकलेगा। ठीक, वही उष्मा है जो धारा का विरोध करने लगता है, धारा का विरोध करने लगता है, तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और याद रखिएगा धारा जिधर बहेगा उधर ही प्रोटॉन बहेगा, और उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। तो I = Ne/T, I है 1 N 1.6 × 10⁻−19 कूलम बटा 1 सेकेंड। तो इसको इधर लाएंगे, 1 = N × 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से हम लोग को n निकालना हो, तो इसको तो भागा में यहाँ लाएंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, n = 1/1.6 × 10⁻−19 कूलम। देखिए ये कॉमन बेस रूल में पढ़ेंगे, यानी घातांक करने में हम लोग पढ़े हैं कि अगर नीचे अगर भागा में है और पावर उसका माइनस में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁻19 बटा 1.6, और ये दशमलव को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। अगर दशमलव ऊपर होता नीचे आता तो 10 लगता, अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा। तो n = 10⁻20 बटा 16। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग आंसर, और इसका आंसर आ जाएगा जाकर, देखिए n बराबर, मिटा दिए हम, n = 1 बटा, लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ है, तो n बराबर, इसको हम लोग इस ऐसे कर लेंगे, 10⁻18 बटा 16 भागा देंगे ताकि आसान हो जाए। यहाँ क्या देंगे, 16 × 6 96 पॉइंट, अब 4, 16 भागा 100, 16 × 6 96, 4.0, 16 दूनी 32, 8.0, 16 × 5 80, 6.25 बार में ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18। ठीक, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा 1 एम्पीयर की धारा से, 6.25 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद आता है विभव। विभव के बारे में हम लोग को पढ़ना, विभव जो जिसका कार्य क्या है, धारा को प्रवाह कराने में सहायता करता है। आज के सबसे पहले क्लास में हम बताए थे धारा को चलाने में हमारी सहायता करता है। तो हेडिंग देंगे विभव। विभव पोटेंशियल। तो विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग। तो क्या होगा, विभव किसी पदार्थ की क्या ऐसी अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग। विभव से हमको क्या पता होता है कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्याग। और एक कार्य जिसका और है जो धारा को धक्का देता है, चलाने में सहायता करता है, धारा को क्या धक्का देता है, चलाने में सहायता करता है धारा को। और इसका एक कार्य और है कि विद्युतीय विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग। और ठीक है, विद्युतीय विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग, आवेश को ग्रहण करेगा या ठीक। कोई वस्तु आवेश को त्यागेगा या ग्रहण करेगा, वो किस कारण से होगा, विभव के कारण। धारा का प्रवाह किस कारण से होगा, विभव के कारण। विभव के कार्य अगर तुमसे पूछ दिया जाए, ऐसे बोर्ड की एग्जाम में अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए ये दो कार्य जिसका हो जाएगा भाई, बात बोलते हैं जो क्लियर, दो कार्य जिसका हो जाएगा। और इसके बाद क्या आता है, इसमें परिभाषा हम लोग को देना होगा। तो क्या देंगे, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके देंगे कि प्रति एकांक धन आवेश को प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। यानी कि विभव किसको, धारा को धक्का दे रहा है, विद्युतीय क्षेत्र को लाता है जो धारा का रूप ले लेता है। तो अनंत आवेश को लाता है, किस कहां से, अनंत से। तो क्या लिखेंगे, एकांक धन आवेश को, ऋण आवेश को नहीं, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। लिखेंगे एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। और इसे सूचित किस चीज से करते हैं, भी से। जिस तरह से धारा को आई से करते थे, इसे भी से। इसका ऐसे ही मतलब होगा वोल्ट। ठीक है, तो जिनको उतारना है वो उतार ले अभी। देखिए हम लोग इस क्या होता है, इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है, इसे सूचित भी से करते हैं, V बराबर W/Q। तो यही आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। तो यही आवेश को कहां से लाएंगे, अनंत से। और अनंत पर विद्युत आवेश क्या होगा, शून्य। अनंत पर आवेश शून्य होगा। और लाएंगे एकांक धन आवेश को, शून्य रहेगा। जब इसको लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, मोशन में होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। एकांक आवेश को एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से जो ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, विभव। विभव का ऐसा मतलब वोल्ट होता है। विभव को भी से सूचित करते हैं। तो V बराबर मेरा फॉर्मूला क्या निकलेगा कि
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। तो V बराबर W/Q, और W क्या है? कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। ठीक, जूल प्रति कूलम भी बोलते हैं वोल्ट को। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वोल्ट न दे करके, बोल देगा ये क्या है। ठीक है, तो ये वोल्ट है, जूल प्रति कूलम ही वोल्ट कहलाता है। और अनंत पर विद्युतीय विभव शून्य होता है। अनंत पर विद्युतीय सॉरी उस समय आवेश बोल दिए थे। अनंत पर विद्युतीय विभव शून्य होता है, और पृथ्वी का विद्युतीय विभव जो होता है शून्य होता है। पृथ्वी का विद्युतीय विभव शून्य होता है। ठीक है, पृथ्वी का विद्युतीय विभव शून्य होता है, और अनंत पर भी विद्युतीय विभव शून्य होता है। जब यहाँ से हम बस आवेश को ले जा रहे हैं, धन आवेश को, तो यहाँ पे विभव क्या है? 0, लेकिन यहाँ भी हमें प्राप्त होगा। यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ भी हमें प्राप्त होगा। कब? जब एकांक धनावेश को ले जाएंगे तब। तो V बराबर क्या मेरा फॉर्मूला आएगा? W/Q, यानी जूल प्रति कूलम। इसका ऐसा मतलब एक और देगा वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक है, इसे फिर से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मतलब वोल्ट या जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा। तो पृथ्वी का लिख लीजिए यहाँ पे, पृथ्वी का विद्युतीय विभव शून्य होता है। ठीक, और देखिए जिसका विद्युतीय विभव पृथ्वी के विद्युतीय विभव से अधिक होगा वो धनात्मक विद्युतीय विभव होगा, और जिसका विभव पृथ्वी के विद्युतीय विभव से कम होगा वो ऋणात्मक होगा। कैसे भाई? तो पृथ्वी का विद्युतीय विभव शून्य होता है, और इससे जिसका कम होगा वो तो नेगेटिव ही ना होगा। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मान लीजिए यहाँ 0 है, तो इससे इधर आएंगे तो पॉजिटिव, और इससे इधर जाएंगे तो नेगेटिव। तो विद्युतीय विभव पृथ्वी का मान लीजिए 0 है। ठीक, तो इससे इधर आएंगे तो क्या होगा? नीचे आएंगे तो नेगेटिव, यानी 0 से कम आएंगे तो नेगेटिव, और 0 से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव। तो पृथ्वी का विद्युतीय विभव शून्य होता है, और जब एकांक धनावेश को अनंत से ले जाते हैं तो उस समय भी विद्युतीय विभव शून्य ही होता है। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, कोई फैक्ट बनेगा, ये फैक्ट है ये सब। तो V बराबर W/Q, जिनको उतारना है वो उतार ले। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर। उसके बाद 1 वोल्ट की परिभाषा देंगे। हाँ, वोल्ट का नाम पड़ा था अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। ठीक, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ही वोल्ट नाम पड़ा था। विभवांतर, 1 वोल्ट, विद्युतीय परिपथ, और कुछ साइन एंड सिंबल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है।